गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम 6 मार्च 2025 के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, उन्होंने अपना जो पहला एड्रेस था टू द जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस वो यहाँ पे कल किया। एंड उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें कही। जैसे उन्होंने एक बात बोली कि यार कुछ देश हैं, जैसे उन्होंने खासकर नाम लिया जिसमें यूरोपियन यूनियन की बात हुई, चाइना की बात हुई, कनाडा की बात हुई, ब्राज़ील की बात हुई, मेक्सिको की बात हुई और साथ ही साथ बात हुई इंडिया की। इन्होंने कहा कि यार ये जो देश है ना, ये यूएसए के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं। इंडिया की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया जैसे 100% से भी ज़्यादा टैरिफ लगाता है ऑटोज़ के ऊपर, जो बेसिकली ऑटोमोबाइल्स के ऊपर। तो कहीं न कहीं उन्होंने बोला कि अब हम टाइम आ चुका है कि हम सबके ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स लगाएँ। एंड इन्होंने यहाँ पे कहा है कि 2 अप्रैल से यहाँ पर ये जो रेसिप्रोकल टैक्स हैं, ये यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहे हैं इन सभी कंट्रीज़ के अगेंस्ट। इनफैक्ट इन्होंने ये भी बोला कि मैं किसी भी कंट्री को छोड़ूँगा नहीं, किसी भी कंट्री को मैं स्पेयर नहीं करूँगा, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है? तो इंडिया का भी उसमें ज़िक्र हुआ। एंड साथ ही साथ उन्होंने बोला कि जब वो अलग-अलग देशों के लीडर्स को मिले, तो उन्होंने बहुत ही क्लियरली सबको बता दिया कि अगर आप हमारे ऊपर टैक्सेस लगा रहे हो, तो हम भी आपके ऊपर उतने ही टैरिफ लगाएँगे। ये यहाँ पर उन्होंने सारे के सारे दुनिया के लीडर्स को बोल दिया है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अब देखो इंडिया के केस में ना, आप नोटिस कर पाओगे कि इंडिया और यूएसए के बीच में जो ट्रेड होता है, उसमें इंडिया लगभग 52.9 बिलियन डॉलर हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फॉलोड बाय प्रेशियस स्टोन्स एंड मेटल्स एंड थर्ड इज़ फार्मास्यूटिकल्स। ऑन द अदर हैंड, हम जो यूएसए से इंपोर्ट करते हैं वो 29.6 बिलियन डॉलर के आसपास है। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे पिछले अप्रैल से लेकर नवंबर 2024, यानी कि लगभग आप कह सकते हो 8 महीने के आसपास का ये डेटा मैं आपके सामने दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे ये नंबर ज़्यादा हैं पर 8 महीने का डेटा इतना ही है। 8 महीने के अंदर आप मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल्स बात करें, ये सबसे बड़ा इंपोर्ट रहा हमारा यूएसए से। उसके अलावा प्रेशियस स्टोन्स, मेटल्स एंड थर्ड इज़ न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड बॉयलर्स। राइट? रफली अगर हम देखें ना, तो पिछले कई सालों में अगर आप नोटिस करने चाहोगे, तो डेफिनिटली हमारा जो नेट था वो 20 बिलियन डॉलर से ज़्यादा ही रहा। यानी कि हमारा जो ट्रेड बैलेंस था वो इंडिया के फेवर में आपको देखने को मिलता है जब इंडिया यूएसए के साथ ट्रेड करता है। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी न्यूज़ है फ्रंट पेज की, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ही सुर्खियों में आजकल तो बने हुए हैं पूरी तरह से। अब इन्होंने यहाँ पे ज़ेलेंस्की के रिगार्डिंग बोला है, जो यूक्रेन के हैं, कि जो यूक्रेन के लीडर हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने बोल दिया है कि हाँ, वो पूरी तरह से शांति वार्ता के लिए रेडी हैं। एंड इवन जो मिनरल्स हैं, उनके रिगार्डिंग वो डील करने के लिए रेडी हैं। तो एक तरह से जैसे पहले थोड़ा पिछले हफ्ते एक थोड़ा घमासान सा देखने को मिला था यूक्रेन और यूएसए के बीच में, अब यूक्रेन शांति के टेबल के ऊपर आना चाहता है। वो चाहता है कि वहाँ पे शांति हो एंड इसीलिए वो डील करने के लिए यूएसए के साथ पूरी तरह से रेडी हैं, ऐसा ज़ेलेंस्की ने भी बोल दिया है। दोस्तों, डेट है आज की 6 मार्च 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक जो हमें अंडरस्टैंड करना है वो है जन औषधि, एक कदम मातृशक्ति की ओर। पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको थोड़ा जन औषधि परियोजना के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना जन औषधि परियोजना की, यहाँ पर बात होती है किसकी? जेनरिक मेडिसिन की। देखो, आप सब लोग जानते होंगे जब हम बात करते हैं ना ब्रांडेड मेडिसिन, तो ब्रांडेड मेडिसिन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। पर जब हम बात करते हैं जेनरिक मेडिसिन की, तो ये 60 से 80% तक कम कॉस्टली होती हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रांडेड मेडिसिन। हालाँकि ऐसा सरकार के द्वारा बोला जाता है कि इनकी जो एफिकेसी होती है, जो बॉडी के ऊपर इनका इफ़ेक्ट होता है, इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ ब्रांडेड मेडिसिन। तो सरकार एक तरह से सस्ती एंड क्वालिटी दवाइयाँ लोगों को आपका पहुँचाना चाहती है। दैट हैज़ बीन द फोकस ऑफ भारतीय जन औषधि परियोजना। तो इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, देश भर के अंदर अलग-अलग जन औषधि केंद्र खोल रहे हैं। जैसे भारत में आज के समय 15,000 से भी ज़्यादा जन औषधि केंद्र हैं। जैसे अगर आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है, आप में से ज़्यादातर लोग ओआरएन में रहते होंगे ना, तो जो पीछे वाली रोड है ना, शंकर रोड, वहाँ पर भी आपको एक जन औषधि केंद्र देखने को मिलता है। ठीक है? तो इस तरह से अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स, सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपको ये जन औषधि केंद्र देखने को मिल जाएँगे और देश भर के अंदर 15,000 से भी ज़्यादा इस तरह से जन औषधि केंद्र है। एंड सरकार की कोशिश ये है कि 31 मार्च 2027 तक ये नंबर 25,000 से भी ज़्यादा आगे हो जाए, ताकि सब लोगों को आराम से जो जेनरिक मेडिसिन हैं सस्ते दामों के ऊपर मिल पाएँ। अब जन औषधि केंद्र का ही ये एक पहली बात मिनिस्ट्री आप देख लीजिए, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र्स। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत नहीं आती ये मशीन, आपकी जो आपकी ये पर्टिकुलर स्कीम है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स के अंतर्गत। ठीक है? अब ये क्या है सर? जन औषधि एक कदम मातृशक्ति की ओर। यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं वुमेन पार्टिसिपेशन की।
देखो यार, जन औषधि के अंदर ना सबके लिए प्रोडक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग दैट ऑफ वुमेन, राइट। तो सब लोग जानते हैं कि वुमेन की स्पेशल हेल्थ नीड्स होती हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम ये चीज़ भी इंश्योर कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर ना आपको जन औषधि केंद्र के ऊपर आपको सैनिटरी पैड्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। महिलाओं के रिगार्डिंग जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, वो भी यहाँ पर हमने सेल करने स्टार्ट कर दिए हैं यूजिंग जन औषधि केंद्र। तो यानी कि ना महिलाओं को भी दवाइयों के रिगार्डिंग कोई समस्या ना हो, कोई खास खर्चा ना हो उनकी दवाइयों के ऊपर, इसीलिए वुमेन सेंट्रिक प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यही है जन औषधि एक कदम मातृशक्ति की ओर, ठीक है। तो अभी रिसेंटली 7वां जन औषधि दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। वहां पर अलग अलग देश के अलग अलग सिटी से यहाँ पे महिलाएं हमें देखने को मिली, उनका पार्टिसिपेशन भी इस पर्टिकुलर जन औषधि दिवस के ऊपर देखने को मिलता है। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, दैट इज सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो यार, इंडिया में अगर हम बात करें ना, तो आप सब लोग जानते होंगे कि जब 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, इससे कहीं ना कहीं हमने जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन था उसकी तरफ हमने यहाँ पे कदम बढ़ाया, है ना। जो गांधी जी का आइडिया था हमने उसको रियलाइज करने की कोशिश करी, प्लस एट द सेम टाइम हम गवर्नेंस को ग्रास रूट्स तक लेके गए। ये चीज़ हमने इंश्योर करी इन पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स के माध्यम से। प्लस एट द सेम टाइम आप सब लोग जानते होंगे कि महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन इसमें डेफिनेटली इंप्रूव करवाया गया इसके बाद में, राइट। बट आप लोग जानते होंगे कि हमने प्रोविजंस तो डाल दिए, पर कई बार जैसे सरपंच पति का कॉन्सेप्ट था, जहां पर महिलाओं को डमी सरपंच एक तरह से बना दिया जाता था, एंड उससे कहीं ना कहीं क्या होता था कि हमारा जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव था कि महिलाओं को हमें एम्पावर करना है, हम वो नहीं अचीव कर पा रहे थे। बट हमारे पास कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं। जैसे आप लोगों ने छवि रजावत जी के बारे में सुना होगा, ठीक है। ये दरअसल में राजस्थान के अंदर जो सोडा गांव है ना, उसकी सरपंच है, ठीक है। तो इन्होंने अपने गांव के अंदर बहुत अच्छा पानी, अच्छी सड़कें, टॉयलेट्स, बैंक, ठीक है, सोलर पावर, ये सब चीज़ें इन्होंने अपने गांव के अंदर प्रोवाइड करी हैं, जिससे उनके जो गांव था सोडा गांव, उसका पूरा कायाकल्प ही हो चुका है। इसी तरह से आप लोगों ने शायद सुषमा भाड़ू जी का नाम सुना होगा। ये दरअसल में हरियाणा के अंदर आपको सरपंच आपको देखने को मिलती हैं। तो इन्होंने एक तो पहली चीज़, जो वहाँ पे घूंघट की प्रथा थी, तो उन्होंने अपना घूंघट अनवील किया, एंड वहाँ की जो महिलाएं थी ना उनको और सशक्त किया। एंड इनफैक्ट महिलाओं के अंदर एजुकेशन और सेक्स रेशो को इम्प्रूव करने के अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हरियाणा के गाँव के अंदर। तो आप नोटिस कर पा रहे हो कि जब महिलाएं पूरी तरह से कंट्रोल के साथ अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन रन करती हैं, राइट, उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, ऐसे देश भर में हज़ारों एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएँगे। अब हम चाहते यही हैं कि रूरल गवर्नेंस के अंदर ना वुमेन एम्पावरमेंट और बेहतर ढंग से हो, राइट। हम चाहते हैं वुमेन लीडर्स को स्ट्रेंथन करना इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स को प्रोवाइड करना, उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ को आपको इंक्रीज़ करना। बेसिकली महिलाओं को हम यहाँ पे ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है पंचवती का, इससे हम यहाँ पे दूर जा पाएँ। तो इसके माध्यम से वुमेन एम्पावर होंगी, महिलाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम जो सरकार की कमिटमेंट है कि हम ग्राम पंचायत चाहते हैं जो इंक्लूसिव हो, जेंडर सेंसिटिव हो, उसको हम यहाँ पे अचीव करना चाहते हैं। उसी के लिए यहाँ पर एक अभियान लॉन्च किया गया, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, ठीक है। कहाँ लॉन्च हुआ ये? नई दिल्ली के अंदर जो नेशनल वर्कशॉप ऑफ वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थी, तो वहां पर ये पर्टिकुलर अभियान को लॉन्च किया गया, ताकि रूरल गवर्नेंस के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट हो पाए। तो डेफिनेटली आप इसको प्रीलिम्स के लिए भी ध्यान रख सकते हो, बाकी मेंस के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं हर साल वुमेन के ऊपर। तो ये जो मैंने एग्जांपल्स आपको दिए, इन एग्जांपल्स को आप अपने आंसर्स में कोट भी कर सकते हो। अगला टॉपिक दोस्तों हमारे सामने है, वो है रेड रॉट डिजीज इन शुगर केन। ये देखो यार, यहाँ पे आपको पिक्चर में देख पा रहे होंगे गन्ने को, ठीक है। तो गन्ने के ऊपर कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे ये नीचे आपको देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं रेड रॉट। ये क्या है? ये एक तरह की फंगल डिजीज है, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर फंगल्स, ये आप नोटिस कर पाओगे, कोलेटोट्राइकम फेल्केटम, ठीक है। ये जो फंगल डिजीज इसके द्वारा कॉज करी जाती है, जो कि शुगर केन को यहाँ पे इफेक्ट करती है। अभी आज के समय वेस्टर्न यूपी हो गया, उसके कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे मुजफ्फरनगर हो गया, इनके अंदर आपको ये शुगर केन के अंदर आपको रेड रॉट डिजीज देखने को मिल जाएगी। अब एक्चुअल में ना क्या होता है, ये जो गन्ना होता है ना, इसमें आपको इसका स्टॉक होता है, और इसका इंटरनल स्टॉक मतलब जो गन्ने का अंदर वाला हिस्सा, उसमें एक तो देखो सॉलिड वाला हिस्सा होगा, थोड़ा फाइबरी वाला हिस्सा होगा, और एक लिक्विड जो इसका जूस होता है वो भी होता है। उसकी कई बार ना डिसकलरिंग हो जाती है, ये रेडिश कलर का हो जाता है। अब रेडिश कलर का हो जाएगा, उस वजह से उसका जो गन्ने का शुगर कंटेंट है वो कम हो जाएगा, है ना। और गन्ना तो शुगर के लिए बिकता है, राइट। और अगर शुगर कंटेंट कम हो जाएगा तो भाई किसान को कहाँ से उसका जो भी उसने लागत इतनी लगाई है उसको पैसा मिल ही नहीं पाएगा उसके रिगार्डिंग। प्लस एट द सेम टाइम
ये फंगस की वजह से इसका जो स्मेल होती है थोड़ी अल्कोहलिक टाइप स्मेल हो जाती है। बाकी ये जो फंगस स्प्रेड करता है ये आपका एयर, वाटर, सॉइल इंसेक्टेड के द्वारा, जो आपके प्लांटिंग मटेरियल हो गया, फार्म टूल्स हो गया, इनके द्वारा यहाँ पर ये फैलता है। इसके साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे इससे गन्ने का जो वेट है वो कम हो जाता है, कोई खास शुगर इससे मिलती नहीं है, जूस की क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो जाती है एंड इस तरह से किसान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अब आप नोटिस कर पाओगे कि बहुत सारी अलग अलग शुगर केन वैरायटीज़ हैं। ये नाम आप ध्यान में रखना, CO 213, 1148, 7717 एंड CO 0238, ये गन्ने की अलग अलग वैरायटीज़ के नाम हैं। इनको भी इस पर्टिकुलर जो फंगस है उसने यहाँ पे इफेक्ट किया है एंड ऐसा बताया जाता है कि जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, फ्लड्स होते हैं या जो ह्यूमिडिटी होती है, उस वजह से कहीं न कहीं ये जो आपका फंगस है ये बहुत ही फेवरेबल कंडीशन हो जाती है डिजीज़ फैलने की एंड उस वजह से यहाँ पे हमें रेड रॉट जैसी डिजीज़ शुगर केन के अंदर देखने को मिलती है। आई होप ये टॉपिक सबको आइडिया लग गया होगा। अगले टॉपिक पे आते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं रेरा के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली इज रेरा? रेरा स्टैंड्स फॉर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। मैं थोड़ा आपको यहाँ पे ना एक्सप्लेन करने की देखो कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो रेरा एक्ट था ना उसको एस्टैब्लिश किया गया था, मतलब रेरा को एस्टैब्लिश किया गया था रेरा एक्ट के अंतर्गत ही 2016 के अंदर। सारी स्टेट्स और यूटीज एक्सेप्ट नागालैंड, वहां पर आपका रेरा यहाँ पे उन्होंने नोटिफाई कर दिया है। अब आप नोटिस कर पाओगे नाम में ही ना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसका पर्पस पता क्या था? इसका पर्पस ये था कि जो होम बायर्स हैं, जो लोग कहीं ना कहीं घर खरीदते हैं, उनके इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट कर पाएं और रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर हम ट्रांसपेरेंसी लेकर आ पाएं। देखो एक्चुअल में ना पहले क्या होता था ना, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बहुत सारी धांधलेबाजी होती थी। मतलब मान लीजिए एक बिल्डर है, वो घर बनाना चाहता है, वो फ्लैट्स बनाना चाह रहा है, और होता क्या था कि वो प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो पैसा था वो लोगों से ले लेता था, फिर बहुत बहुत लंबे टाइम तक उसको रोक के रखता था, या फिर लोगों से पैसा यहाँ से ले लिया, इसको खर्च किसी दूसरे और प्रोजेक्ट में कर दिया। लोगों के अंदर मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, है ना। मतलब लोगों के पास इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती थी। एट द सेम टाइम समस्याएं आती थी, उनको समझ नहीं आता था कि हमारे साथ अगर धोखाधड़ी हुई है तो हम कहाँ पर जाएं। कई बार बिल्डर ऐसा करते थे कि गलत, जो आपने कारपेट एरिया सुना होगा ना, कि एक घर का कितना कारपेट एरिया है, इसमें कई बार ना वो और भी चीज़ें ऐड ऑन करके उनको बताता था, जैसे जिम वाला एरिया या कॉमन एरिया। तो ये सब चीज़ें जब देखी गई तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, ऐसे तो बात नहीं बनेगी, हम एक एक्ट लेके आते हैं, रेरा एक्ट, जिसके माध्यम से हम होम बायर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। इसके माध्यम से क्या हुआ, हमारा जो रियल एस्टेट सेक्टर था उसका रेगुलेशन प्रमोशन की कोशिश करी गई, है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की कोशिश करी गई, कुछ यहाँ पे धोखाधड़ी उनके साथ ना हो, एंड अगर कोई समस्या आती भी है तो हमारे पास प्रॉपर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी यहाँ पर है एंड इससे चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। तो कैसे है ये एक्ट के अंदर, क्या क्या प्रोविजंस हैं, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे। अगर कोई भी प्लॉट साइज जिसका साइज 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर है या 8 से ज़्यादा अपार्टमेंट्स हैं तो वो रेरा के अंतर्गत आ जाएंगे। और ध्यान ये रखना है कि जो भी पर्टिकुलर बिल्डर है उसने जो भी अमाउंट बायर से कलेक्ट किया है उसका 70% अमाउंट उसको एक सेपरेट एस्क्रो अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। ये एस्क्रो अकाउंट क्या होता है दोस्तों? ये थर्ड पार्टी अकाउंट होता है एक तरह का, राइट। या यहाँ पे क्या होता है कि जो भी यहाँ पे पैसा इकट्ठा हुआ है, ये इन पर्टिकुलर को, जो भी बिल्डर है, उसको इस अकाउंट में यहाँ पे उसको रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड फाइनली जब चीज़ें होंगी जाएंगी तब वो ट्रांसफर कर सकता है, बट तब तक नहीं कर सकता उससे पहले। पर होता पता क्या है, दिक्कत यहीं पे आ जाती है। बोला तो गया है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत, पर जो बिल्डर्स है ना अक्सर ऐसा करते हैं कि उनके कई प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। मान लो एक प्रोजेक्ट चल रहा है नई दिल्ली के अंदर, एक प्रोजेक्ट मान लो चल रहा है बेंगलुरु के अंदर, और एक चल रहा है मान लो चेन्नई के अंदर। तो कई बार ऐसा करते हैं बिल्डर की इधर का पैसा उधर कर दिया, उधर का पैसा इधर कर दिया। ये होना नहीं चाहिए रेरा के हिसाब से, बट बिल्डर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पर आपके डेडिकेटेड एजुकेटिंग ऑफिसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इनफैक्ट ना, अगर आप नहीं भी संतुष्ट हो उसके बात से तो आप उनके अगेंस्ट अपील भी कर सकते हो। तो उसके लिए भी एक एप्लेट ट्रिब्यूनल आपको यहाँ पे बनाया गया है। तो कोई भी जो फाइल है वो कर सकता है अगेंस्ट डेवलपर्स, बायर्स या जो एजेंट है जो इस एक्ट को वायोलेट करते हैं, ठीक है। तो रेरा किसी भी एजेंट को, प्रमोटर को रोक सकती है अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी यहाँ पे सामने देखने को मिलती है। तो कुछ पेनल्टीज भी यहाँ पे लगती हैं, बिल्कुल। अगर मान लीजिए प्रमोटर है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। अगर मान लो जो ट्रिब्यूनल ने बात कही, अगर उसको नॉन कंप्लाई किया गया, उसको मतलब उसको नहीं माना गया, तो उस केस के अंदर 3 साल तक की सजा हो सकती है एंड 10% तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट का फाइन हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। अब ये है रेरा के प्रोविजंस। अब हुआ पता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने रेरा की परफॉर्मेंस को बहुत ही हैवी लेवल के ऊपर क्रिटिसाइज किया है कि जो सारी बातें यहाँ पे कही गई ना आगे की क्या क्या फीचर्स थे, ये रेरा इस हिसाब से काम कर ही नहीं रहा। बिल्डर्स बड़े आराम से पैसा इधर उधर करते जा रहे हैं, बायर्स की कोई सुन नहीं रहा है,
ठीक है, कारपेट एरिया गलत बोल बोल के लोगों को फ्लैट बेचे जा रहे हैं। ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस करी एंड बोला कि रेरा का जो काम है ना बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा है, राइट। तो ये कुछ बातें थी जो हमें रेरा के बारे में पता होनी चाहिए। अगला दोस्तों हमारे सामने टॉपिक है वो दरअसल में लोकेशन बेस्ड एक पर्सपेक्टिव है वालस लाइन के रिगार्डिंग। देखो एक्चुअल में ना आपको ना ये अभी रिसेंटली इरप्शन हुआ था माउंट रैंग वॉल्केनो इन सितारो, तो इस वजह से इस एरिया का थोड़ा न्यूज़ में आ चुका है। देखो यहाँ पर आप नोटिस कर पाना, यहाँ पर आपको ना बोर्नियो देखने को मिलेगा ईस्टर्न वेस्टर्न साइड के ऊपर, सॉरी, एंड सुलावेसी। तो बोर्नियो और सुलावेसी के बीच में जो ये लाइन है ना, इसी लाइन को हम बोलते हैं वॉलिस लाइन, ठीक है। आप पूछेंगे सर ऐसी क्या खास लाइन है ये, मतलब इतना क्यों स्पेशल है कि इसको अलग से एक नाम दे दिया बोर्नियो और सुलावेसी के बीच में जो लाइन है। दोस्तों दरअसल में ना ये जो वेस्टर्न वाला हिस्सा है और यहाँ से जो इस लाइन के ईस्टर्न वाला हिस्सा है काफ़ी अलग अलग है। अलग अलग का मतलब क्या, देखो आप यहाँ पे नोटिस करना, अगर मैं इस इधर बात करूँ जो बोर्नियो वाला हिस्सा है, जो बाकी और जो इधर वाला हिस्सा है, इस एरिया में पता क्या होता है, इस एरिया में जो आपको वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलती है उसमें आपको एलिफेंट देखने को मिल जाएंगे, टाइगर्स हो गया, हमने ना याद करो हमने ओरांगुटन्स के बारे में भी डिस्कशन किया हुआ है। तो वेस्ट ऑफ द वॉलिस लाइन ये सब आपको स्पीशीज देखने को मिलती हैं। ईस्टर्न साइड में ये सब बहुत ही कम देखने को मिलेंगे या देखने को मिलेंगे ही नहीं। जैसे इधर क्या देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया वाली साइड आपको कंगारू देखने को मिल जाएंगे, आपको मर्सुपियल्स देखने को मिल जाएंगे। तो यानी कि ना बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर चेंजेस आते हैं जब हम वॉलिस लाइन को क्रॉस करते हैं। इधर की डाइवर्सिटी अलग है, उधर की डाइवर्सिटी अलग है। तो दरअसल में ना वॉलिस लाइन जो है वो एक तरह का क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ अ बैरियर फॉर टेरेस्ट्रियल स्पीशीज, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ सर, ऐसा बैरियर क्यों आ गया, देखो एक्चुअली ऐसा बताया जाता है कि जब ना आपकी आइस एज चल रही थी उस समय जो लोअर सी लेवल्स थे उन्होंने लैंड ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर दिया बिटवीन एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, पर जो डीप वाटर है इन आइलैंड्स के बीच में उस वजह से स्पीशीज क्रॉस नहीं कर पाती इनको। तो एक तरह का बहुत ही एक बैरियर आ जाता है स्पीशीज माइग्रेशन के रिगार्डिंग। उसी पर्टिकुलर बैरियर को एक तरह से नाम दिया गया है आपका वॉलिस लाइन। इनफैक्ट ना आप लोगों ने थोड़ा यहाँ पे अगर आपको थोड़ा और भी आइडिया है चीज़ों का तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर ना एक स्टेट है, ये बताओ कौन सी स्टेट है। द आंसर इज सिंपल, ये आपकी लॉम्बक स्टेट आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना। कई बार मैंने जब लोकेशन पर्सपेक्टिव वाली चीज़ें डिस्कस करी थी तब ये एक बार लॉम्बक स्टेट का भी जिक्र हुआ था। तो ये ध्यान में रखना है आपको वॉलिस लाइन के बारे में कि ये एक नेचुरल बाउंड्री है जो कि एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया के इको जोन को इस तरह से सेपरेट करती है। इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो 1863 के अंदर ब्रिटिश एक्सप्लोरर अल्फ्रेड रसल के द्वारा करी गई थी। बाकी मैंने बता ही दिया किस तरह से यहाँ पे चेंजेस होते हैं। और ये जो लाइन है वॉलिस लाइन, ये दरअसल में मलाय आर्किपेलागो का हिस्सा है जहाँ पर 25,000 से भी ज़्यादा आइलैंड आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी और भी आपको नोटिस कर पाओगे यहाँ पे फ्लोरा उतना ज़्यादा इंपैक्टेड नहीं है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें दोनों साइड आपको देखने को मिल जाएंगी, राइट। तो बर्ड्स और मैमल्स ये मेजरली इफेक्टेड रहते हैं इस डिवाइड की वजह से, हालांकि बहुत कुछ ही ऐसे होते हैं जो इसको क्रॉस कर पाते हैं, ठीक है। बैरियर मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया एंड किस तरह से ये रीजन है डिवाइड का वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। एक और टॉपिक हमें डिस्कस करना है दैट इज विद रिगार्ड्स टू शेंडरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो ये उतना मैं बता देता हूँ इसके बारे में। एक्चुअली पता क्या है, दो नई जंपिंग स्पाइडर की स्पीशीज एपिडिलेक्सिया फाल्कीफॉर्मिस और एपिडिलेक्सिया पेलेस्ट्रिस, ठीक है, ये यहाँ पर दो नई स्पीशीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर्स यहाँ पे डिस्कवर करी गई है। अभी तक पता क्या माना जाता था, अभी तक ये माना जाता था कि ये जो स्पीशीज हैं ये श्रीलंका के बियॉन्ड नहीं पाई जाती इस तरह की स्पीशीज, बट पहली बार ऐसा हुआ है कि श्रीलंका के बियॉन्ड भी आपका जो शेंडरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पर, केरला के अंदर, वहां पर भी आपको ये स्पीशीज देखने को मिली हैं। इस वजह से ये न्यूज इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो ये नाम आप दोनों ध्यान में रखिएगा, प्लस ये शेंडरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कहाँ पाई है ये सेंचुरी, ये आपको केरला का जो कोलम डिस्ट्रिक्ट है वहां पर देखने को मिल जाएगी इन द वेस्टर्न घाट्स। और ये जो अगस्त्य मिलाई बायोस्फीयर रिजर्व है ना उसका आपको हिस्सा देखने को मिलती है। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स यहाँ से निकलती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शेंडरनी ही अपने आप में एक रिवर है, उसके अलावा केजुथ्रुति और आपका कलापुआ, ठीक है, ये जो आपकी रिवर्स है ना ये फॉर्म करती हैं कलाडा रिवर को, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको एक डैम भी देखने को मिल जाएगा, थनमाला डैम रिजर्वायर, ये यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो वर्ड है ना शेंडरनी, ये दरअसल में चनकुरुंजी से आया है, जो कि यहाँ की एक आपको एक लोकल ट्री स्पीशीज आपको देखने को मिल जाती है। सेंचुरी के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रीज इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर बर्ड्स भी आप नोटिस कर पाओगे, द ग्रेट ईयर्ड नाइटजार जो कि एक नॉक्टर्नल बर्ड है, वो पहली बार यहाँ पर इसी बर्ड सेंचुरी के अंदर, मतलब इसी सेंचुरी के अंदर देखा गया था। इसके साथ ही आपको जो एक मेजर बात यहाँ पे पता होनी चाहिए वो यहाँ का यूनिक एस्पेक्ट है। देखो एक्चुअल में ना यहाँ पर इस एरिया में बहुत सारे सैंडलवुड ट्रीज देखने को मिलते हैं, पर शेंडरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर कोई भी आपको यहाँ पे सैंडलवुड ट्री नहीं देखने को मिलते, ठीक है। केरला के अंदर तो बहुत सारे हैं मतलब सैंडलवुड ट्रीज, बट
नॉट इन केस ऑफ जेंडर नहीं। तो ये स्पेशल चीज़ है यहाँ पे जो नहीं पाई जाती, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी इसके अलावा यहाँ पे लाइन टेल्ड मकाओ, ठीक है, ये देखने को मिल जाएगा। इंडियन बाइसन हो गया, मालाबार जायंट स्क्विरल हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन। अब चल लेते हैं अपने ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की तरफ। यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हो एंड कमेंट्स में बताइएगा या इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। दोस्तों इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, ना कि इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर, इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। डॉल्फिन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा डॉल्फिन आपको बिहार में देखने को मिलते हैं। द आंसर इज नो, यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर, इसीलिए ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है ईपीआईसी, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड के बारे में। ये 10 डिजिट का होता है और ये अल्फान्यूमेरिक होता है, जो कि हर रजिस्टर्ड वोटर को ईसीआई द्वारा इशू किया जाता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट बन जाएगी। दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।